क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के भूगोल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक का आंसर देखने वाले हैं। कहाँ तक? 1 से 15 तक। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ से आपका एग्जाम में आया हुआ था सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि IST का पूर्ण रूप लिखें। 2 नंबर में है बिहार में बहने वाली किन्हीं 2 नदियों के नाम बताएं। 3 नंबर में भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखें। इन सभी प्रश्नों का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक और फिर 11, 12, 13, 14, 15 का आंसर हम दे दिए हैं। देखिए, पूछा हुआ था कि IST का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, IST का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह भारत में इस्तेमाल होने वाला एक मानवकृत समय है। भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद 1 सितंबर 1947 को IST की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ था। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था कि बिहार में बहने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो देखिए, गंगा नदी पहला में हम लोग लिख देंगे। गंगा नदी जो बिहार की सबसे लंबी नदी है, यानी गंगा नदी जो है वो बिहार की सबसे लंबी नदी है। यह उत्तराखंड के हिमालय में स्थित गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के हिमालय में स्थित गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और चौसा से, देखिए, और चौसा से बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है गंगा नदी बिहार में? चौसा से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार के कई जिलों से होकर बहती है, जैसे कि भोजपुर, पटना, बक्सर, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय और फिर भागलपुर, मुंगेर और कटिहार। ठीक है, इन सभी जिलों से बिहार के गंगा नदी बहती है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर में है फाल्गु नदी। यह नदी बिहार में 135 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। यह नदी बौद्धों और हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है। गया शहर से गुजरने के बाद जो फाल्गु नदी है, यह नदी उत्तर की ओर बहने लगती है। ठीक है, चलिए, और इसकी चौड़ाई 820 मीटर से ज़्यादा हो जाती है और फाल्गु नदी का मुहाना पुनपुन नदी से मिलता है। कहाँ मिलता है? पुनपुन नदी में मिल जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि भौतिक भूगोल के किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखें। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि भौतिक भूगोल इसके विभिन्न शास्त्रीय अंग स्थलाकृति, हिमक्रिया विज्ञान, तटीय स्थल रचना और भूस्पंदन शास्त्र, समुद्र विज्ञान, ये सभी भौतिक भूगोल के शाखाएं हैं। ठीक है, इनमें से किन्हीं 2 को आपको क्या करना है? लिख लेना है। जैसे वायु विज्ञान, मृतिका विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सभी क्या है? चिकित्सा या औषधि भूगोल, ये सभी भौतिक भूगोल के शाखा हैं। ठीक है, चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में भूगोल को परिभाषित करना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे भूगोल को परिभाषित करना है। तो भूगोल पृथ्वी और उसे आकार देने वाली शक्तियों के अध्ययन का विज्ञान भूगोल कहलाता है। यानी पृथ्वी और उसे आकार देने वाली शक्तियों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। इसे पृथ्वी विज्ञान भी कहा जाता है। भूगोल की परिभाषा आप इस प्रकार भी दे सकते हैं। ठीक है, भूगोल पृथ्वी और उसके आकार के बारे में हमें जानकारी देती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा कि मानव भूगोल के 2 शाखा, जिसमें पहला में लिख सकते हैं आर्थिक भूगोल और दूसरा में राजनीतिक भूगोल। इसके कुछ अन्य शाखा हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे ताकि अगले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे तो वो गलत ना हो पाए। ठीक है, देखिए, तीसरा में जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल। ठीक है, उसके बाद में प्रादेशिक भूगोल और नगरीय भूगोल। ठीक है, ये सभी क्या है? मानव भूगोल के शाखाएं हैं। क्या है? मानव भूगोल के शाखाएं हैं। चलिए फिर ये में पूछा हुआ था, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अवसादी सेल के 2 प्रकारों को लिखें। तो पहला नंबर में आप लिख सकते हैं चूना पत्थर और दूसरा नंबर में लिख सकते हैं कोयला। ठीक है, लेकिन यहाँ इसके परिभाषा को भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसके परिभाषा में हम लोग जानेंगे कि अवक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित सेल को अवसादी सेल कहा जाता है। और ये चूना पत्थर हो जाते हैं और कोयला और इत्यादि हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि गंगा नदी के किनारे बसे किन्हीं 2 नगरों के नाम लिखें। तो देखिए, कुछ इनमें प्रमुख शहर हैं। ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिनमें हरिद्वार है, ऋषिकेश है, कानपुर है,
जजमऊ, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, पटना, भागलपुर, बहरामपुर, कोलकाता, भागलपुर इत्यादि। ये सभी जो शहर हैं वो सभी पटना के किनारे बसे हुए हैं। तो केवल आपको इसमें से 2 ही लिखना है, बाकी और याद करके रखना है ताकि ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन आपका बन सके। ठीक है, चलिए फिर आगे का उत्तर हम लोग देखेंगे। जो बहते हुए जल द्वारा बहा कर लाया तथा कहीं अन्य जमा किया गया हो, यह भुरभुरा अथवा ढीला होता है, अर्थात इसके कण आपस में शक्ति से बंधकर कोई ठोस सेल नहीं बनाते हैं। ठीक है, जलोढ़क से भरी मिट्टी को जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन आप लिख सकते हैं कुआं और नलकूप, नहर तथा नदियां। ये सभी उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य साधन है। देखिए, देश की कुल सिंचित भूमि के 61.58% भाग की सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। वर्तमान में ये भारत में सिंचाई के प्रमुख सर्व प्रमुख साधन है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, राजस्थान के लिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दक्षिण भारत में बहने वाली 2 नदियों के नाम बताएं। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए, दक्षिण भारत में बहने वाली पहली नदी गोदावरी आप लिख सकते हैं, और दूसरी नदी में आप कृष्णा लिख सकते हैं, और तीसरी में मन करे तो कावेरी भी लिख सकते हैं। ये सभी दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां हैं। अभी इन नदियों के बारे में हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, यानी गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। चलिए फिर अब यहाँ कृष्णा नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा है। और कावेरी के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि दक्षिण भारत की यह एक बहुत ही पवित्र नदी है, यानी जो कावेरी नदी है यह दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। यह पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। हिंदू इसे देवी भी मानते हैं। हिंदू इसे क्या मानते हैं? देवी। किस नदी को? कावेरी नदी को। इन सभी पॉइंट को आपको ठीक से याद कर लेना है। लिखेंगे यहाँ भूगोल की कई शाखाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख शाखाओं का उल्लेख इस प्रकार करेंगे। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आने वाली शाखाओं का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, फिर उसके बाद में लिखेंगे मृदा और जैव भूगोल। ठीक है, और फिर यहाँ दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे मानव भूगोल, यानी मानव भूगोल की कई उपशाखाएं हैं, जिनमें पहला पॉइंट में लिखेंगे मानव विज्ञान भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। नगरीय समाज में कई तरह की समस्याएं होती है, जैसे कि भीड़ भाड़। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, अब क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि नगरीय समाज में कई तरह की समस्याएं होती है, जैसे कि पहला पॉइंट में भीड़ भाड़, छोटे और अपर्याप्त आवास, तीसरा में गंदी बस्तियां, चौथा में मादक द्रव्यों का सेवन, फिर उसके बाद में यहाँ हम लोग लिखेंगे शराबखोरी और यौन अपराध, भ्रष्टाचार, प्रदूषण। फिर उसके बाद में लिखेंगे नगरीय समाज से जुड़ी कुछ और बातें। ठीक है, नगरीय समाज में ज़्यादातर लोग गैर कृषि कार्यों से अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ फिर देखेंगे नगरीय समाज में औपचारिकता और द्वितीयक संबंधों का प्रचलन होता है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे नगरीय समाज शास्त्र नगरीय जीवन से जुड़े कई पहलुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, और 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में आपको बनाना है। बाढ़ के बारे में है 13 नंबर क्वेश्चन में। तो देखेंगे बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो तब आती है जब पानी का स्तर बढ़कर सामान्य तौर पर सूखे इलाकों को जलमग्न कर देता है। बाढ़ के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे भारी बारिश का होना, तेजी से बर्फ का पिघलना, या फिर तटीय क्षेत्रों में सुनामी या चक्रवात से आई तूफान लहरें, इनके अवशोषण की क्षमता में कमी। और चौथा में लिखेंगे यहाँ शहरीकरण। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ आप लिख सकते हैं विकास गतिविधियाँ, जैसे वनों की कटाई और ज़्यादा फसलें उगाना। फिर बाढ़ से होने वाले नुकसान को भी आपको लिखना है 13 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि बाढ़ के कई नुकसान हो सकते हैं, यानी बाढ़ आने से कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ जान माल का नुकसान, फिर इमारतों और अन्य संरचनाओं का नुकसान, बिजली संचरण और उत्पादन में नुकसान, पेयजल आपूर्ति और उपचार में कमी,
फिर उसके बाद में जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है बाढ़ आने पर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।